बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में हमने फैटी एसिड्स के टाइप्स पढ़े हैं कि किस तरह से फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, सिस हो सकता है या ट्रांस फैट्स हो सकते हैं। फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन जो बीटा ऑक्सीडेशन हमने पढ़े पिछले लेक्चर में, उनमें हमने देखा कि कैसे फैटी एसिड्स ऑड और इवन नंबर वाले टूटते हैं इनटू एसिटाइल कोए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन से कितने कार्बन से कोई फैटी एसिड बना है उसी के अनुसार वो एसिटाइल कोए में ब्रेक होता है और ये एसिटाइल कोए जो उसके ब्रेकडाउन से बनता है वो फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है फर्दर अपघटन के लिए CO2 एंड H2O के लिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फैटी एसिड्स किस तरह से कोशिकाओं के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और स्पेशल रेफरेंस इसमें हम देखेंगे कि 16 कार्बन का पामिटिक एसिड या पामिटेट कैसे कोशिकाएं सिंथेसिस करती हैं। लाइपोजेनेसिस, जैसे हमने ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा था, तो लाइपोजेनेसिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस को हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं। लिपिड से जो वर्ड आ रहा है आपका लाइपोजेनेसिस। फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है इट इज बाय एन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो होता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर की क्रेब साइकिल भी रन कर रही है, तो वही वो एसिटाइल कोए सीधे क्रेब साइकिल में एंटर करते हैं। लेकिन सिंथेसिस जो इसका हो रहा है इट इज बाय एन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर इसका सिंथेसिस होता है और ये सिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। और प्रारंभ जो होता है फैटी एसिड के सिंथेसिस का दैट इज फ्रॉम एसिटाइल कोए इन द साइटोसोल। एसिटाइल कोए ही वह कंपाउंड है जो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से बनता है और फैटी एसिड का सिंथेसिस भी एसिटाइल कोए से ही प्रारंभ होता है। परंतु दोनों जो रिएक्शंस हैं ब्रेकडाउन की और सिंथेसिस की फैटी एसिड के, वो दोनों टोटली कंप्लीट हैं। सबसे पहला डिफरेंस ही तो कि जहां सिंथेसिस कोशिका द्रव्य में हो रहा है, ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो मोस्ट मैमल्स जो हैं उनके अंदर जो ग्लाइकोजेनेसिस का प्राइमरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन जो जुगाली करने वाले एनिमल्स हैं या रूमिनेंट्स हैं उनमें वो एसिटेट होता है प्राइमरी सबस्ट्रेट लिपिड के सिंथेसिस के लिए। डायबिटिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पेशली टाइप 1 वाले जो डायबिटिक्स हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसमें से टाइप 1 वाले जो पेशेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वहां पर लाइपोजेनेसिस का इनहिबिशन होता है और वो वेरिएशन करता है अफेक्ट नेचर और एक्सटेंट ऑफ ओबिसिटी कि उन इंडिविजुअल्स में किस तरह की ओबिसिटी पाई जाएगी। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो पाथवे है डी नोवो सिंथेसिस जो हो रहा है वो साइटोसोल में हो रहा है पाथवे, और इस पाथवे को बहुत सारी कोशिकाएं या ऊतक यहाँ पर रन करते हैं। तो ये सिस्टम जो है इसका सिंथेसिस का वो कई टिश्यूज में इंक्लूडिंग लिवर, किडनी, ब्रेन, लंग, मैमरी ग्लैंड, एडिपोज टिश्यू इत्यादि में ये सिस्टम पाया जाता है। इसके सिंथेसिस के लिए कुछ को फैक्टर्स की आवश्यकता है जिसमें NADPH है जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से आता है, ATP की आवश्यकता है, मैंगनीज है, विटामिन बी का बायोटिन है और बाइकार्बोनेट है फॉर अ सोर्स ऑफ CO2। एसिटाइल कोए इमीडिएट सबस्ट्रेट है, तो फैटी एसिड में एसिटाइल कोए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट। एसिटाइल कोए इमीडिएट सबस्ट्रेट हुआ और पामिटेट की क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं विच इज अ 16 कार्बन कंपाउंड, वो एंड प्रोडक्ट होगा, यानी अंतिम उत्पाद जो होगा इस पर्टिकुलर सिंथेसिस में, इस केस में दैट वुड बी पामिटेट जो 16 कार्बन का फैटी एसिड है। फैटी एसिड सिंथेसिस में सबसे पहला और कंट्रोलिंग स्टेप होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। बाइकार्बोनेट का जो सोर्स है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वो इस इनिशियल रिएक्शन के लिए आवश्यक होता है। इनिशियल रिएक्शन जो है दैट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू मेलोनाइल कोए। पहली
जो रिएक्शन है जिसमें एसिटाइल कोए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके और मैलोनाइल कोए का निर्माण करता है और इसके लिए आवश्यकता है एटीपी और एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। तो ये स्टेप एक कंट्रोलिंग स्टेप है फैटी एसिड के सिंथेसिस में। अब जो एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है उसको आवश्यकता होती है विटामिन बी की, बायोटीन की। तो कई जो विटामिन बी हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं कि यहाँ जो सेल लेवल पर रिएक्शंस हो रही हैं वो नेसेसरी है उस रिएक्शन को रन करने के लिए। तो फैटी एसिड के केस में जो इनिशियल या कंट्रोलिंग रिएक्शन है उसी में हमें बी विटामिन बायोटीन की आवश्यकता होती है। जो एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेसिस का, वो एंजाइम एक मल्टी एंजाइम प्रोटीन है containing variable number of identical subunit, जिसमें बायोटीन है, बायोटीन कार्बोक्सिलेज है, बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन है एंड ट्रांस कार्बोक्सिलेज के साथ साथ में एक रेगुलेटरी एलोस्टेरिक साइट भी इसके अंदर पाई जाती है। जो ये रिएक्शन है ये 2 चरणों में पूरी होती है। पहली रिएक्शन तो है कार्बोक्सिलेशन ऑफ बायोटीन, यानी कि जो विटामिन है उसका इन्वॉल्विंग एटीपी, जिसमें एटीपी प्रयोग में लिया जाता है। और दूसरी रिएक्शन है कि जो कार्बोक्सिलेशन हुआ है तो उस कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफर एसिटाइल कोएंजाइम ए पर करना, यानी पहले बायोटीन का कार्बोक्सिलेशन होगा, उसको CO2 ऐड होंगे और फिर उस रिएक्शन के बाद वो बायोटीन से CO2 या कार्बोक्सिल ग्रुप जो है एसिटाइल कोए पर जुड़ेगा और फिर उसका संश्लेषण करेगा मैलोनाइल कोए का। ये कन्वर्जन हम देख सकते हैं कि एसिटाइल कोए एटीपी, बायोटीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है इनटू मैलोनाइल कोए। एटीपी हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड है CH3, ही हमारे जो मैलोनाइल कोए दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ कार्बोक्सिलेशन हुआ तो रिएक्शन में हम सभी एक साथ देख रहे हैं कि सारी चीजें जो आवश्यक है, एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है जो कि पूरा एक ग्रुप है या मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये बायोटीन, तो पहले कार्बोक्सिलेशन बायोटीन का होगा, फिर सेकंड स्टेप में बायोटीन इस कार्बोक्सिल ग्रुप को एसिटाइल कोए को देगा जिससे कि मैलोनाइल कोए का सिंथेसिस होगा। इसमें की रेगुलेटिंग एंजाइम यानी ग्लाइकोजेनेसिस या फैटी एसिड सिंथेसिस का एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है जो कि इनिशियल या कंट्रोलिंग रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो सिंथेसिस जो मैलोनाइल कोए का फ्रॉम एसिटाइल कोए है दैट इज द रेगुलेटिंग स्टेप और उसी का एंजाइम जो है वो रेगुलेटिंग एंजाइम होता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। अब फैटी एसिड का जो सिंथेसिस है उसमें पूरा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो 7 एंजाइम एक्टिविटीज वाले एंजाइम्स से मिलके बना हुआ होता है। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड हुआ जिसमें 7 एंजाइम एक्टिविटीज पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये सिंथेज सिस्टम एक मल्टी एंजाइम पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है जिसमें एसाइल कैरियर प्रोटीन या एसीपी इंक्लूडेड होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है, जो कि कोएंजाइम ए का रोल प्ले करता है। जो कोएंजाइम ए का रोल है उसके स्थान पर यहाँ एसाइल कैरियर प्रोटीन या एसीपी पाया जाता है। इसी के कॉम्प्लेक्स में विटामिन पेंटोथेनिक एसिड भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ 4 फॉस्फोपेंटेथीन। वन मल्टी एंजाइम फंक्शनल यूनिट का एडवांटेज क्या है कि इफेक्ट ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस का विद इन दी सेल, एक ही सेल में वहाँ जहाँ साइटोसोल में ये रिएक्शंस हो रही हैं तो मल्टी एंजाइम फंक्शनल यूनिट का वो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है विदाउट इरेक्शन ऑफ परमिएबिलिटी बैरियर्स, कि परमिएबिलिटी बैरियर्स के बिना ही वो अपने एक सेल्फ कंपार्टमेंट का निर्माण कर लेते हैं। और साथ साथ में जब ये पूरा एक ग्रुप ऑफ एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड है तो इसके जितने भी एंजाइम्स हैं इस कॉम्प्लेक्स में वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं
सिंगल जीन होता है जो इस एंजाइम के लिए कोड करता है। तो उस जीन के कोडिंग से सीधा पूरा का पूरा एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। मैमल्स में अगर हम देखें तो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स एक डाइमर है, यानी दो मोनोमर या दो इकाइयां मिलकर इसका निर्माण करती है। दो आइडेंटिकल मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है और प्रत्येक मोनोमर में 7 एंजाइम पाई जाती हैं एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो डाइमर मॉलिक्यूल है, हर एक में 7 है, तो टोटल अगर हम देखें तो 14 यहाँ पर इसके यूनिट्स आ जाएंगे इन द डाइमर। ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, ये डाइमर है। इसका स्ट्रक्चरल डिवीजन अगर हम देखें तो सिस्टीन से पेंटोथीन या सिस्टीन से 4-फॉस्फोपेंटोथीन स्ट्रक्चरल डिवीजन हुआ, जिसमें एंजाइम कीटोएसाइल सिंथेज, एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, मैलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, इनॉइल रिडक्टेज, हाइड्रेटेज, ketoacyl reductase, then ACP, acyl carrier protein and thioesterase। ये 7 इसके हिस्से हैं और एक सिरे पर सिस्टीन है और एक सिरे पर फॉस्फोपेंटेथीन है। दूसरा जो इकाई है, दूसरा मोनोमर सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सिस्टीन के ऑपोजिट 4 फॉस्फोपेंटेथीन है, यहाँ फॉस्फोपेंटेथीन के ऑपोजिट सिस्टीन है। तो स्ट्रक्चरल डिवीजन तो इसका इस तरह से होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिस्टीन एंड एंड्स एट फॉस्फोपेंटेथीन। लेकिन जो फंक्शनल डिवीजन है, यानी जो एंजाइम काम कर रहा है, जो एक्चुअली उसकी एक्टिविटी है, उसमें जो इसका पार्टीशन है या डिवीजन है, वो इनॉइल रिडक्टेज से शुरू होके मैलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, 3 इकाइयां, एक डाइमर, एक मोनोमर की और 4 एक की। सिमिलरली यहाँ पर भी कि जो यहाँ से 3 इकाइयां ली हैं वो 4 यूनिट्स यहाँ से और 3 यूनिट दूसरे मोनोमर से लिए हैं। तो ये फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि डाइमर है, सिंगल जीन के द्वारा कोड किया जाता है और पॉलीपेप्टाइड पूरा संश्लेषित होता है एक बार में। अब फैटी एसिड पामिटेट 16 कार्बन के फैटी एसिड की हम यहाँ सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या रिएक्शंस होती हैं इसके सिंथेसिस में। सबसे पहले जो रिएक्शन है कि एसिटाइल कोए से ये प्रारंभ होता है, इमीडिएट सबस्ट्रेट है, ये कंबाइन करता है सिस्टीन ग्रुप से के SH से कैटेलाइज्ड बाय एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। जो हमने एंजाइम देखा है उस एंजाइम में सिस्टीन वाला सिरा जो है, उस सिस्टीन के ग्रुप पर एसिटाइल कोए ऐड होता है। एंजाइम का नाम एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। सेकेंड स्टेप में जो मेलोनाइल सिंथेसिस हुआ था एसिटाइल कोए के कार्बोक्सिलेशन से, वो मेलोनाइल कोए कंबाइन करता है 4-फॉस्फोपेंटेथीन के साथ में दूसरे मोनोमर का। तो 2 मोनोमर में से पहले मोनोमर पे एसिटाइल कोए जुड़ता है और दूसरे मोनोमर के फॉस्फोपेंटेथीन सिरे पर मैलोनाइल कोए जुड़ता है, विच इज कैटेलाइज्ड बाय मैलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, और तब निर्माण होता है एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है, मैलोनाइल ग्रुप जुड़ा है, तो कंपाउंड जो बना दैट इज एसिटाइल मैलोनाइल एंजाइम। क्योंकि ये रिएक्शंस एंजाइम के साथ कंटिन्यूअसली ऐड होके चलती हैं, तो यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनेंगे एंड प्रोडक्ट वो एसिटाइल मैलोनाइल एंजाइम कहला रहे हैं। यहाँ डायरेक्टली हैंड ओवर होती हैं आगे से आगे जो रिएक्शंस हो रही हैं, क्योंकि एंजाइम का पूरा सेट एक साथ वहाँ उपस्थित है। अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एसिटाइल ग्रुप क्या करता है, अटैक करता है मेलोनिल के मिथिलीन ग्रुप को और वहां से डीकार्बोक्सिलेशन करता है। डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ 3 कीटो एसाइल सिंथेज की, जब अभी एसिटाइल मेलोनाइल एंजाइम की बजाय कीटो एसाइल एंजाइम बनेगा तो उसका एंजाइम 3 कीटो एसाइल सिंथेज। ये अटैक करने से वहां से CO2 लिबरेट होती है और CO2 के रिलीज होते ही ये एक कार्बन शॉर्ट हो जाता है, फॉर्मिंग 3
कीटो एसाइल एंजाइम या एसिटो एसिटाइल एंजाइम। और सिस्टीन का जो ग्रुप था जिस पर सबसे पहले आकर एसिटाइल ग्रुप जुड़ा था वो फ्री हो जाता है। तो एसिटाइल ग्रुप सबसे पहले मोनोमर 1 के सिस्टीन पर आके ऐड होता है, मोनोमर 2 के फॉस्फोपेंटेथीन ग्रुप पर मेलोनाइल आकर ऐड होता है। देन एसिटाइल ग्रुप मेलोनाइल से एक कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है और सिस्टीन ग्रुप को फ्री कर देता है। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है दैट अलाउज द रिएक्शन टू गो टू कंप्लीशन, कि फुल रिएक्शन वो कंप्लीट हो और जो रिएक्शन का सीक्वेंस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब आगे बढ़े। जो 3 कीटो एसाइल ग्रुप हमारे पास सिंथेसिस हुआ, इट इज रिड्यूस्ड, फिर डिहाइड्रेटेड एंड रिड्यूस्ड अगेन, तो यहाँ टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड एसाइल एस एंजाइम। तो कीटो एसाइल के सिंथेसिस के बाद में रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड देन अगेन रिडक्शन, जिससे कि फिर कोरस्पॉन्डिंग एसाइल एस एंजाइम बना है। अब एक नया मेलोनाइल कोए मॉलिक्यूल कंबाइन करता है विद SH of 4 phosphopentatene, displacing the saturated acyl residue onto the free cysteine group। जो सैचुरेटेड रेजिड्यू यानी कि जो हमें 16 कार्बन का कंपाउंड चाहिए वो कार्बन कंपाउंड जैसे बनेगा तब वो फ्री उसको कर दिया जाएगा। ये रिएक्शंस जो हैं जो भी हमने देखे कि चाहे वो एसिटाइल का जुड़ना फिर मेलोनाइल का ऐड होना, मेलोनाइल पर एसिटाइल ग्रुप का अटैक करके डीकार्बोक्सिलेशन करने से लेकर फाइनल रिएक्शन तक 6 टाइम्स रिपीट होंगी जब तक कि 16 कार्बन का एक रेडिकल असेंबल नहीं हो जाता। तो रिएक्शंस जो हैं, फर्स्ट रिएक्शन तो अगर हम देखें कि एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और सेकेंड रिएक्शन से जहां डीकार्बोक्सिलेशन से रिपीट हो रहा है तो सेकेंड टू 6 रिएक्शंस कंटिन्यूअसली रिपीट होती हैं टिल 6 मोर टाइम्स जब तक 16 कार्बन का रेजिड्यू या रेडिकल असेंबल नहीं हो जाता। सिमिलरली अगर 16 की बजाय 18 है, 20 है या 22 है इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, तो उतने ही साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो बढ़ते जाएंगे या रिपीटेशन बढ़ता जाएगा। जब 16 कार्बन का रेडिकल तैयार हो जाएगा तब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स से रिलीज होगा फ्रॉम थायोईस्टरेज की एक्टिविटी से। थायोईस्टरेज एंजाइम इस एसाइल रेडिकल या पामेटेट को वहां से रिलीज करेगा डीएसाइलेज के द्वारा। ये रिएक्शंस अगर हम देखें तो सबसे पहले एसिटाइल कोए से मेलोनाइल कोए का बनना, जो एक इनिशियल रिएक्शन है, कंट्रोलिंग स्टेप है, आवश्यक है इस सिंथेसिस को प्रारंभ करने के लिए, रेगुलेटिंग एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। तो एसिटाइल कोए में कार्बोक्सिलेशन होता है और सिंथेसिस होता है मेलोनाइल कोए का। अब हम जो रिएक्शंस देखते हैं कि ये फैटी एसिड सिंथेज का मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, 2 उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड हमने इनको लेबल किया है। फर्स्ट पे हमने सिस्टीन के रेजिड्यू, सेकंड पे सिस्टीन के ऑपोजिट पेंटोथीन का रेजिड्यू। इस पर एसिटाइल कोए एंजाइम एसिटाइल कोए ऐड करता है। एंजाइम हमारा आ रहा है मेलोनाइल एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। ये एसिटाइल ग्रुप आके और फर्स्ट मोनोमर पर अटैच हो जाता है और फर्स्ट मोनोमर पर एसिटाइल रेजिड्यू के अटैच होने के साथ ही जो मेलोनाइल कोए सिंथेसिस हुआ था वो मेलोनाइल कोए मेलोनाइल एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज एंजाइम के रिएक्शन के द्वारा सेकेंड उप इकाई के पेंटोथीन के सिरे पर आकर अटैच हो जाता है। तो एसिटाइल ग्रुप अटैचेस ऑन द फर्स्ट मोनोमर सिस्टीन के पास और मेलोनाइल अटैचेस ऑन द सेकेंड मोनोमर पेंटोथीन के पास। ये दोनों जब यहाँ पर अटैच हो गए उसके बाद कीटो एसाइल सिंथेज एंजाइम काम करता है। कीटो एसाइल सिंथेज एंजाइम डीकार्बोक्सिलेशन करता है और ये जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है
ये डीकार्बोक्सिलेशन या CO2 जो फ्री हो रही है, इट इज फ्रॉम दी मेलोनाइल रेजिड्यू, कि मेलोनाइल का जो ये CO2 है इट इज लिबरेटेड, और जो एसिटाइल ग्रुप है वो एसिटाइल ग्रुप आकर यहाँ अटैच हो जाता है। इसके अटैच होने से सिस्टीन वाले रेजिड्यू पर स्पेस फ्री हो जाती है और यहाँ 3 कीटो एसाइल एंजाइम का निर्माण होता है। 3 कीटो एसाइल एंजाइम बनने के बाद अब रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड अगेन रिडक्शन वाले रिएक्शंस शुरू होंगे। 3 कीटो एसाइल रिडक्टेज की प्रेजेंस में NADPH अपने हाइड्रोजन इस रेजिड्यू या इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को देता है और ये कीटो से हाइड्रोक्सी एसाइल एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो NADPH है उसका सोर्स, जो जनरेटर्स हैं वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हैं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज है या मैलिक एंजाइम है जो NADPH यहाँ प्रोवाइड करते हैं फॉर दीज रिएक्शंस। तो हाइड्रोक्सी एसाइल एंजाइम जैसे ही बना, फिर इसमें डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ H2O। H2O जैसे ही रिमूव हुआ यहाँ पर, तो H2O के रिमूव होने से अनसैचुरेशन आएगा और जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी 2,3 अनसैचुरेटेड एसाइल एंजाइम। अब यहाँ अभी एसाइल एंजाइम या एसाइल ग्रुप बन रहे हैं विच हैज अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन को दूर करने के लिए फिर से एक बार NADPH यहाँ पर अवेलेबल होगा और इनॉइल रिडक्टेज एंजाइम इस अनसैचुरेशन को दूर करके और एसाइल एंजाइम का निर्माण करेगा। अब इस केस में 2 कार्बन एसिटाइल से आए थे और 3 मेलोनाइल से आए थे। मेलोनाइल के जो 3 कार्बन थे उसमें से एक डीकार्बोक्सिलेशन से चला गया, तो यहाँ हमारे पास इस रिएक्शन के कंप्लीशन में, एक बार जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तब 4 कार्बन यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। अब 4 कार्बन के बाद अगर हमें 16 कार्बन का पामिटेट चाहिए तो 4 कार्बन अटैच हो चुके हैं, अभी हमें 12 कार्बन इसमें और चाहिए। तो 12 कार्बन के लिए यहाँ तो क्योंकि एक बार एसिटाइल और मेलोनाइल दोनों आ चुके थे, अब जो स्टेप्स रिपीट होंगी वो स्टेप रिपीट होंगी फ्रॉम 2nd to 5th। इस 2nd to 5th में दो इस तरह से एसिड जो कार्बन्स हैं वो ऐड होते रहेंगे और ये साइकिल्स रिपीट होंगी। 2 to 5 वाली जो स्टेप्स हैं वो रिपीट होंगी 7 टाइम्स और इसमें उन कार्बन्स को ऐड करते जाएंगे कंटिन्यूअसली कि ये जो रेजिड्यू बना है ये फिर से गया और स्टेप नंबर 2 से लेकर 5 तक 7 बार रिपीट होने के बाद थायोईस्टरेज एंजाइम फाइनली इसको उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स से फ्री करके और पामिटेट को रिलीज करेगा। तो ये फैटी एसिड पामिटेट का सिंथेसिस। तो स्टेप्स इनिशियल फ्रॉम एसिटाइल टू मेलोनाइल, देन एसिटाइल का इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स पर ऐड होना। स्टेप 2 to 5 रिपीटेशन वाली स्टेप्स हैं जो रिपीट होंगी। यहाँ ट्रांसफर होता जाएगा CN का फ्रॉम 2 to 1। जैसे जैसे ऐड होता जाएगा यहाँ पर कार्बन, तो ये ग्रुप ऐड होता रहेगा ऑन दी फर्स्ट, तो ट्रांसफर होता रहेगा फ्रॉम 2 to 1 कंटिन्यूअसली और रिएक्शंस रन करेंगी जब तक कि हमें जितने कार्बन के फैटी एसिड की आवश्यकता है उतना वो पूरा करे। थैंक यू।